यस। सो आगे हम थियरी देख रहे हैं, हमारा टॉपिक साइक्लोट्रॉन। ओके, सो बहुत ही बढ़िया इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ओके, साइक्लोट्रॉन। चलो, ट्रांसमीटर क्या होता है? क्या 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 ट्रांसमीटर ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल, उसको ट्रांसमीटर बोलते नहीं, मैं फिर से नाम भूल गया, छोड़ो। हैं। अच्छा, मैं फिर से नाम भूल गया। कोई बात नहीं, जब याद आए तो पूछ ले। हाँ, तो साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है, वो डिवाइस का वर्किंग, उसके लिमिटेशंस, उसके यूज वो हम देखते हैं। क्यों ये सब आ गया बीच में? क्योंकि यहाँ पे ये हमारा रूल काम कर रहा है। हमने जो मैग्नेटिक फील्ड बोला ना कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज होगा तो उसके ऊपर फिर क्या होगा, फोर्स लगेगा। तो ये फोर्स का कुछ यूजफुल भी है या फोर्स लगा और बस वो घूमने लगा? तो उसका यूज है। ओके, तो क्या है उसके यूजेस एंड ऑल, वो सब यहाँ पर आएगा। ओके, तो साइक्लोट्रॉन थियरी पढ़ते हैं। देखो, द साइक्लोट्रॉन इज अ मशीन, ये एक मशीन है। ओके, ये एक मशीन है। ये एक्चुअली मशीन है, दो साइंटिस्ट ने अराउंड 1934 एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वो लोग न्यूक्लियर स्टडी कर रहे थे, न्यूक्लियर चार्ज और न्यूक्लियर एनर्जी की स्टडी कर रहे थे दो साइंटिस्ट, और उनको चाहिए था बहुत ही हाई एनर्जी वाला चार्ज पार्टिकल। उनको क्या चाहिए था? बहुत ही हाई एनर्जी वाला चार्ज पार्टिकल। तो इतनी हाई काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी वाला चार्ज पार्टिकल उनको मिल रहा नहीं था। तो उनकी स्टडी के लिए उन्होंने ये इन्वेंशन किया था। ओके, इससे इसका आउटपुट जो होगा ना साइक्लोट्रॉन में, यहाँ ऐसा समझो साइक्लोट्रॉन के अंदर से जो ऐसे वो हमने गन यूज करते हैं, गन। ओके, डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए गन यूज करते हैं। जैसे कि अभी तो वो हेयर गन भी आती है ना, वो हॉट एयर ब्लो करती है। ओके, वो सलून में भी यूज करते हैं। हेयर ड्रायर और हॉट एयर वाले भी गन अलग आती है। ओके, मतलब हेयर ड्रायर में तो नॉर्मल भी आती है, और अब तो आग नहीं जलाओगे तुम। ओके, सो बाल सेट करने के लिए हाँ, वो सेट करने के लिए अलग होती है। जैसे कि ये वुड है, देखो, तो वुड में देखना, ये बारिश के टाइम पे ये जो हम वुड के ऊपर ये पर्टिकुलरली ये सनमाइका लगाते हैं ना, जब तो फेविकॉल लगाएंगे पीछे और फिर चिपकाएंगे और फिर उसको ऐसे पट्टी मार के रखते हैं थोड़े टाइम तक, क्योंकि वो फेविकॉल से निकल ना जाए। अभी रख दिया ना, तो भी अंदर अगर कहीं पे थोड़ी भी गैप होगी, शायद तुम अगर अभी जाते समय देखना, यहाँ पर देखो ये थोड़ी एयर है, जब थोड़ी भी जगह होगी ना तो वहां से ऐसे एयर भर जाएगी। देखो, इसको ऐसे प्रेस भी कर सकते, तो बीच में एयर चली गई। तो अभी ये एयर को निकालने के लिए उनके पास भी गन होती है, जिसमें एकदम गर्म गर्म हॉट एयर अंदर ब्लो होगी। तो जैसे ही उसकी सरफेस पर ऐसे बाहर से ही ऐसे करेंगे ना, तो वो गर्म है ना। ओके, तो वो प्रेस करती है और वो जहां जगह में, जिस जगह से घुसी थी ना, उस जगह से वापस निकल जाती है और वो प्रेस हो जाता है। और वहां फेविकॉल तो है ही, भले ही थोड़ा मतलब उसकी स्टिकीनेस कम हो गई है, लेकिन फेविकॉल तो है ही। तो वो वहां पे और गर्म होगा ना, तो चिपचिपा होके वहां पे चिपक जाएगा। डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए। तो मतलब हम क्या करते हैं, किसी की एनर्जी बढ़ानी हो या किसी का टेम्परेचर बढ़ाना हो, तो गन एंड ऑल हम यूज करते हैं। तो ऐसा समझो ये ही एक गन टाइप का ही डिवाइस है। तो जैसे गन में से बुलेट मारते हो तो कितनी फास्ट स्पीड में जाती है, तो वो फास्ट स्पीड वाला ही चार्ज पार्टिकल चाहिए उनको। ओके, तो वो डायरेक्टली तो मिल नहीं रहा था, तो उन्होंने ये डिवाइस इन्वेंट किया और उसके आउटपुट में उनको क्या मिला, उनका जो न्यूक्लियर स्टडी में, न्यूक्लियर एनर्जी स्टडी में जो उसका इनपुट चाहिए था उनको, क्या कि चार्ज पार्टिकल बहुत ही हाई एनर्जी वाले और वेलोसिटी वाले चाहिए, वो उनको मिल गया। डन। ओके, तो द साइक्लोट्रॉन इज अ मशीन टू एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल। जो देखो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल की बात है, आयन की बात है, और बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा एकदम छोटे होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन को ये चार्ज नहीं कर सकता, क्यों? इसका मास इतना कम है ना, 10⁻⁻31 kg हमने लिया ना, अभी तो लिया, तो इतना कम है कि वो कोलाइड हो जाएगा और अंदर ही वो जो हमारी गन है उसी में कहीं पे एब्जॉर्ब हो जाएगा। ओके, इतना कम है, तो उतना कम भी नहीं होना चाहिए। तो पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल्स और आयंस को एनर्जाइज करने के लिए यूज होता है, वो तो हम यूजेस और उसमें भी देखेंगे। सो इट इज अ मशीन टू एक्सेलरेट चार्ज्ड पार्टिकल्स और आयंस टू हाई एनर्जीज। क्या एक्सेलरेट करना? एक्सेलरेट मतलब क्या? एक्सेलरेशन हमारा स्पीड को बढ़ाना, चेंज इन द स्पीड पर चेंज इन टाइम, वही है ना हमारा एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन कर देता है वो, मतलब स्पीड बढ़ा देता है। स्पीड बढ़ा देता है मतलब कौन सी एनर्जी बढ़ा देता है? काइनेटिक एनर्जी। वी बढ़ गया मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। ओके, सो वो एक्सेलरेट कर देता है, मतलब क्या हो गया, हायर एनर्जी पे आ गया, काइनेटिक एनर्जी उसकी
बढ़ गई। ओके, सो द साइक्लोट्रॉन इज अ मशीन, जैसे ऐसे देखो ये सपोज गन का नोजल जहां से निकलेगा, तो ये है अभी उसका वर्किंग समझते, ये यहाँ से ऐसे निकलेगा। सो इट इज अ मशीन, किस चीज के लिए मशीन है, किस चीज के लिए यूज होती है, एक्सेलरेट करने के लिए, किसको, चार्ज पार्टिकल। देखो सवाल किसको, किस चीज के लिए, क्यों। हम लोग ही बोलते कि अगर तुम WH क्वेश्चन पूछो इंग्लिश में भी तो सारे आंसर मिल जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन हो तो। ओके, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कितने टाइम पे हुआ। ओके, से व्हाट, व्हेन, whose, which, how। ओके, सभी क्वेश्चन पूछ लो तो उसके जो जो आंसर है दैट इज योर आंसर। ओके, तो ये क्या है सबसे पहले, व्हाट इज दिस, तो इट इज अ मशीन। ओके, व्हाई इट इज दिस मींस व्हाई, व्हाट वी नीड। ओके, व्हाट इज इट्स बेनिफिट, क्यों बनाया ये, सो टू चार्ज, और क्या करता है ये, व्हाट डज इट डू। ओके, सो इट चार्ज, इट एक्सेलरेट्स द चार्ज पार्टिकल और आयन। तो एक्सेलरेट करके क्या मिलेगा हमें, हायर एनर्जी। किसकी हायर एनर्जी, वही चार्ज पार्टिकल और आयन की हायर एनर्जी। तो जहां पे हमें हायर एनर्जी वाले चार्ज पार्टिकल और आयन चाहिए तब इसका यूज करो, नहीं चाहिए तो मत करो। डन। ओके, सो इट इज अ मशीन टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल और आयंस टू हायर एनर्जीज। इट यूजेस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर दोनों चीजें यूज होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूज होगी और मैग्नेटिक फील्ड भी यूज होगी इन कॉम्बिनेशन टू इंक्रीज द एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल की एनर्जी इंक्रीज करने के लिए हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का भी यूज करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी यूज करेंगे। डन, इंट्रोडक्शन समझ में आ गया। अब ये उसका फिगर है, रुको आगे भी है फिगर। अरे वो वाला फिगर कहाँ गया, हाँ ये रहा, देखो पहले फिगर देखो। तो ये हमारा मशीन है। ओके, अब देखो ये है मेटल डीज, ये इसका नाम ऐसा क्यों है डीज, क्योंकि डी शेप का है इसलिए इसको ऐसे उल्टा कर दो। ये कैसा है डी, ओके, इसको भी ऐसा कर देंगे तो क्या हो जाएगा डी। ओके, तो ये डी शेप का है इसलिए इसका नाम क्या है, मेटल डीज। वो होलो होते हैं, मतलब उसके अंदर वो चार्ज पार्टिकल घूम सकता है। ओके, तो ये मेटल डीज है, ये D1 है और ये D2 है। एक यहाँ पर है ऑसिलेटर, यहाँ पर क्या है ऑसिलेटर। ऑसिलेटर क्या करेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, जैसे कि हमारा एसी नहीं होता, डीसी करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट। तो ऑसिलेटर क्या करेगा, डायरेक्शन चेंज कर देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सपोज पॉजिटिव टू नेगेटिव इस साइड जा रही है, वो ऑसिलेट कर जाएगा, ऑसिलेशन हो गया, एक सर्कल कंप्लीट हो गया, यहाँ से वापस यहाँ, फिर वापस टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया, वन साइकिल कंप्लीट हो गया, यहाँ से यहाँ। ओके, तो ऑसिलेट करता रहेगा। अभी वर्किंग में हम डिटेल में समझेंगे, लेकिन ऑसिलेटर क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। ऑसिलेटर मतलब नहीं ऐसे हम ऑसिलेशंस बोलते हैं, यहाँ से ऐसे गया फिर वापस यहाँ से वैसे गया। ओके ओके, तो वो तो हमारा हो गया वो पेंडुलम। ओके, सिंपल हार्मोनिक मोशन और वो सब हमने थोड़ा थोड़ा जो डिस्कस किया था। तो ये ऑसिलेटर है हमारा, उसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी मतलब टाइम पीरियड होगा ना, कि इतने टाइम पीरियड में यहाँ, जैसे हमने अभी पेंडुलम की बात की। ओके, ऑसिलेटरी मोशन आया था याद हो तो 11th में। ओके, ऑसिलेटरी मोशन, तो पेंडुलम के बारे में हमें ये देखते थे, तो कैसे ऐसे गया फिर ऐसे आया। तो मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, कितने टाइम पीरियड में ये चीज हो रही है। वही जैसे हम बोलते हैं क्या, यहाँ पे बस की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, मतलब क्या, हर 10 मिनट में बस आ रही है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, मतलब फ्रीक्वेंसी हो गई 1/t। ओके, तो टाइम पीरियड कितना है 10 मिनट्स, हर 10 मिनट्स में तो फ्रीक्वेंसी अच्छी आएगी ना 1/t। ओके, तो फ्रीक्वेंसी, ट्रेन की फ्रीक्वेंसी, बस की फ्रीक्वेंसी अच्छी है ऐसा नहीं बोलते हम। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, बहुत जल्दी जल्दी आ रहा है सब कुछ, तो हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी अच्छी है। और एकदम बहुत टाइम के बाद आएगी, भाई यहाँ से ऐसे शताब्दी गई और दूसरी शताब्दी अभी आएगी 8 घंटे बाद, तो भाई शताब्दी की फ्रीक्वेंसी कम है। ओके, लेकिन लोकल की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, एक्सप्रेस की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, लाइक दैट। ओके, तो वैसे ही हमारी फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी उसी को हम फ्रीक्वेंसी क्या बोलेंगे, जो ऑसिलेटर है उसकी फ्रीक्वेंसी, के कितने टाइम में ऑसिलेटर जो है वो कितने टाइम में एक ऑसिलेशंस कंप्लीट कर देता है, वो टाइम पीरियड मिलेगा। वो टाइम पीरियड 1/t करोगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। डन। ओके, तो ऑसिलेटर, और यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल जिसको हमें चार्ज करना है, मतलब जो हमें चाहिए। ओके, और अगेन मैं बोल रहा हूं इलेक्ट्रॉन हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा कम है। फिर कबो न्यूट्रॉन वो नहीं कर सकते, क्यों, उसके पास चार्ज ही नहीं है, उसके पास तो चार्ज ही नहीं है। तो बहुत ज्यादा कम मास वाले पार्टिकल्स भी नहीं चाहिए, फिर किसी के पास चार्ज ही नहीं है वैसे पार्टिकल्स भी नहीं चाहिए। दूसरे जो पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि ड्यूटेरियम, ओके, वो तो हाइड्रोजन का ही आइसोटोप है।
ओके सो नहीं हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्रिटियम ऐसे हम लेते थे सो ड्यूटेरियम तो वो चार्ज पार्टिकल को अगर हमें एनर्जाइज करना हो तो हम वो यहाँ कर सकते हैं ओके तो पर्टिकुलर पार्टिकल्स को ही कर सकते हैं सबके लिए यूजफुल नहीं है अब जो पार्टिकल्स को कर सकते हैं वो पार्टिकल्स को यहाँ पर डीज के बीच में रख देते हैं डन जो पार्टिकल्स को हमें चार्ज करना है उसको यहाँ डीज के बीच में रख दिया डीज के बीच में रख दिया मतलब ये पूरा है लेकिन ये हाफ है ये दूसरा हाफ है मतलब ये यहाँ से एंटर करेगा हाँ ये होलो है होलो मतलब ऐसा समझो ये है ये ऐसा ये एक ऐसा ये डी ऐसा और एक दूसरा डी यहाँ पर मतलब ये ऐसा समझो ये डी ये दूसरा ऐसा डी अब ऐसे है यहाँ तो कोई भी चार्ज पार्टिकल यहाँ पर है बीच में दोनों के बीच की स्पेस में ओके अब यहाँ से वो अंदर यहाँ एंटर कर रहा है यहाँ से एंटर किया ऐसे गोल घुमा फिर इसमें से बाहर निकला फिर बीच वाली जगह पे आया और फिर इसके अंदर एंटर हुआ फिर यहाँ गया फिर यहाँ से बाहर निकल रहा है बीच वाली जगह में आया फिर इसके अंदर एंटर हुआ समझ में आया पक्का क्या हो रहा है दो कप है ऐसा समझो डीज मतलब कप है होलो है वो तो उनके बीच में थोड़ी जगह है वो थोड़ी जगह में सेंटर में ही हमारा चार्ज है बीच में वो अंदर एक जगह में एंटर होगा फिर उससे बाहर निकलेगा फिर दूसरे में एंटर होगा फिर उससे बाहर निकलेगा वापस पहले में एंटर होगा ऐसे ही होता रहेगा डन कब तक होता रहेगा जब तक बाहर ना निकले उसकी रेडियस बढ़ती जाती है अभी हम वर्किंग देखते हैं अंडरस्टूड समझ में आया कहाँ रखेंगे हम सेंटर में रखेंगे चार्ज पार्टिकल तो ऐसे सेंटर में रखते हैं और ये है हमारा टारगेट ओके टारगेट मतलब जिसके ऊपर हमें इंपार्ट करवाना है हायर एनर्जी वाला चार्ज पार्टिकल और आयन वो है हमारा टारगेट तो डीज की लोकेशन ऐसे ही रखो कि यहाँ से निकले और डायरेक्टली उसके ऊपर लगे डन ओके तो ये तो फिगर हुई चलो देखते हैं हाँ सो देखो ये साइक्लोट्रॉन ये प्रिंसिपल अच्छा चलो पहले प्रिंसिपल डिस्कस कर लेते हैं तो प्रिंसिपल क्या है हमारा डायरेक्टली टी हमारा टाइम पीरियड है और से रिवॉल्यूशन है इतने टाइम पीरियड में एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा ओके सो टी इज इक्वल टू 1 फ्रीक्वेंसी वो हमें पता ही है उसका फॉर्मूला भी हमारे पास है ही ना चार्ज पार्टिकल के लिए तो फॉर्मूला है हमारे पास ओके सो ये चार्ज पार्टिकल देखो ये फॉर्मूला कब है हमारे पास चार्ज पार्टिकल के लिए जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री पर एंटर हो रहा हो तब के लिए है ना ये फॉर्मूला साइन 90 वाला फॉर्मूला है ना हमारा ओके तो क्यू से 2 पाई एम अपॉन क्यू बी 90 डिग्री पे हो तब का फॉर्मूला है 0 डिग्री पर तो फॉर्मूला ही नहीं है क्योंकि फोर्स ही 0 लग रहा है ये 90 डिग्री वाला फॉर्मूला है ओके तो 90 डिग्री पे हमारी फ्रीक्वेंसी क्या आती है क्यू बी अपॉन 2 पाई वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है इसीलिए उसके बेस पे है इसीलिए हमने ये थियरी कंटिन्यूएशन में ले रहे हैं अब फ्रीक्वेंसी न्यू सी को बोलेंगे हम साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी और आर अगेन वही सर्कुलर मोशन में जो हम लेंगे वही हमारा आर है एम वी अपॉन क्यू बी कब अगेन ये भी कब मिलता था 90 डिग्री पर हो तब तो चार्ज हमारा मैग्नेटिक फील्ड में जब एंटर कर रहे हैं हम जब वो दो डीज के बीच में रख रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जहां पर एंट्री कर रहे हैं ना हम वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये चार्ज की डायरेक्शन से क्या है 90 डिग्री है ओके सो ये 90 डिग्री है ओके सो प्रिंसिपल जैसे मैंने बता दिया वही क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड है दोनों फील्ड है उसकी वजह से दोनों फोर्स लगेंगे मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा दो तो हमें पता ही है क्यू वी बी साइन थीटा ओके और साइन 90 होता है तो मतलब क्यू वी बी मिल जाएगा हमें सर्कुलर मोशन मिलेगा ओके और ये आर और टी मिल गया ये तो हमने सब डिस्कस किया ही है इसलिए हम वापस अभी वही चीज लिखनी है तो अगर तुम्हें लिखनी हो तो क्या भाई सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फोर्स फिर एम वी स्क्वायर बाई आर मतलब वी लेंगे हम वी साइन थीटा ओके सो एम वी साइन थीटा टू द होल स्क्वायर बाई आर तो वही चीज वापस करनी है तो आर का फॉर्मूला हमारा ये आएगा और टी का फॉर्मूला ये है वही चीज करनी है ओके सो हमारे पास जो चार्ज है उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा चार्ज है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा और ये मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी ओके देखते हैं चलो हाँ सो वर्किंग देखते हैं देखो पॉजिटिव आयंस और पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स एग्जांपल से प्रोटॉन्स आर रिलीज्ड एट द सेंटर पी पे आ गया पहले सबसे पहले ओके जो जगह है वैकेंट स्पेस है वो they move in a semicircular path in one of the D's मतलब जो semicircular path है दोनों D's क्या है semicircular path वो भी होलो ओके तो उसके अंदर गया and arrive in the gap between the D's in a time interval t by 2
टाइम इंटरवल टी बाई टू। क्यों? क्योंकि हम टाइम पीरियड क्या लेंगे, वन टाइम पीरियड, मतलब सपोज 1 सेकंड लेंगे, 1 सेकंड में पूरा रिवॉल्यूशन सर्कल में एंटर 90 डिग्री पे हो गया तो सर्कल बनेगा ना। ओके, सो ऐसा समझो कि यहाँ घुसा, सेंटर में से 1 डी में अंदर घुसा, 1 डी में जब अंदर घुसा तब टी बाई टू टाइम पीरियड लगेगा, क्योंकि पूरा हाफ साइकिल ऐसे कंप्लीट, पूरा साइकिल कंप्लीट करने के लिए अगर 1 सेकंड लग रहा हो तो हाफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए हाफ सेकंड लगेगा, 1/2। डन। तो पूरा साइकिल कंप्लीट, रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए अगर टी टाइम लग रहा हो तो आधा कंप्लीट करने के लिए कितना लगेगा, t/2। सिंपल। अब जैसे ही t/2 होता है पूरा, वो ऑसिलेटर भी काम करेगा। हाँ, अभी देखते हैं हम, देखो। सो t/2 में पूरा वो कवर कर लेगा, वेयर t इज द पीरियड और से रिवॉल्यूशन। तो t हमारा मिल गया है, ये हमें पता है, ये फॉर्मूला। दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी फॉर से ऑब्वियस रीजन। इसी को साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी कहेंगे, क्यों? क्योंकि ये साइक्लोट्रॉन यूज कर रहे हैं इसलिए। अदरवाइज फ्रीक्वेंसी तो वही है जो हमें सर्कुलर पाथ में सेकंड वाले केस में मिल रही थी, वो। ओके, now the frequency of the applied voltage is adjusted so that, मतलब जो adjusted voltage है, क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे रहे हैं ना, तो जो adjusted वोल्टेज है हमारा, उसकी फ्रीक्वेंसी भी वैसी ही हम सेट करेंगे जितनी हमारी ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी है। ओके, और ये साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी हमें जो मिलेगी, देखो, सो दैट द पोलैरिटी ऑफ द डीज इज रिवर्स्ड इन द सेम टाइम पीरियड दैट इट टेक्स द आयन टू कंप्लीट 1/2 ऑफ द रिवॉल्यूशन। मतलब कि पोलैरिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। पोलैरिटी चेंज हो गई मतलब क्या, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो जैसे कि यहां से गया, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव। अगर पॉजिटिव नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक, देखो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो मूव कर रहा है। जैसे हमने मूवमेंट देखी इससे पहले, मोशन ऑफ अ चार्ज इन अ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो वहां उसकी वजह से ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है। सर्कुलर मोशन बाहर निकले, यहां से बाहर निकले, तो एक डी में से बाहर निकल के दूसरे डी में, यार यहां समझा रहा हूं ना, को चलो मैं हवा में क्यों समझा। ओके, तो ये जैसे कि देखो क्या है, मेरा पार्टिकल यहां पर है, डन, चार्ज पार्टिकल। अब वो यहां एंटर हुआ, यहां जैसे ही एंटर हुआ, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सर्कुलर मोशन होगी। सर्कुलर मोशन होगी तो ये सर्कुलर मोशन की वजह से यहां पे आ जाएगा। कितने टाइम में आ जाएगा, t/2 टाइम पीरियड में आ जाएगा, क्योंकि t टाइम पीरियड मतलब 1 रिवॉल्यूशन है, तो आधे टाइम पीरियड में वो यहां आ गया। अब इससे वो बाहर निकल रहा है। जब बाहर निकल रहा है तब यहां पर ऐसा समझो, ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज है, मतलब ये, मतलब ये ऑसिलेटर में। ओके, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। सो चार्ज हमेशा कहाँ मूव करेगा, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड है, हाँ, सो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो पॉजिटिव टू नेगेटिव यहाँ मूव करेगा। डन, समझ में आया? अब वापस वो यहां मूव करेगा, यहां आ गया। अब यहां से वापस वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये दूसरे डी में जाएगा, मैग्नेटिक। अब यहां मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वापस मोशन होगी। सो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मोशन होगी, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी उसकी स्पीड बढ़ गई। उसकी स्पीड यहाँ बीच में किसकी वजह से थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। डन, मैग्नेटिक फील्ड तो है ही, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये बीच वाली मोशन हो रही है। सो ये हुई, और अब ये वापस ऐसे करके कंप्लीट कर देगा। तो ये जो रेडियस यहाँ पर कंप्लीट करेगा ना, वो पहले रेडियस कंप्लीट की थी, उससे ये रेडियस बढ़ गई। क्यों बढ़ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसके ऊपर फोर्स लगे, और फोर्स लगे तो उतनी की उतनी रेडियस रहेगी नहीं। जैसे हमने बोला ना कि थर्ड केस देखा कि भाई अगर कोई पर्टिकुलर एंगल पे आ रहा है तो पर्टिकुलर एंगल पे देखो 90 डिग्री पे सर्कुलर मोशन होती जाएगी। ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पे घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, सर्कुलर मोशन ही हो रही है। ओके, 0 डिग्री पे लीनियर मोशन जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, चला ही जाएगा, कोई चेंज नहीं। यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं, गोल गोल घूमता जा रहा है। यहाँ पर सीधा जा रहा है 0 या 180 डिग्री, तो चला ही जा रहा है, कोई चेंज नहीं उसकी डायरेक्शन। डन। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर एंगल पे डालते थे तो उसकी मोशन दोनों होती थी, सर्कुलर भी और लीनियर भी। डन। क्यों होती थी, उसके ऊपर फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे पहले वाले केस में 0 फोर्स लग रहा था, दूसरे वाले केस में मैक्सिमम फोर्स लग रहा था, और तीसरे वाले केस में मैक्सिमम और 0 के बीच में कोई फोर्स लग रहा है। तो इसीलिए गोल गोल भी घूम रहा है और आगे भी जा रहा है। तो यहाँ पर भी फोर्स लगेगा, किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी और
इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी ये फोर्स करे क्या करेगा, उसको और जोर से धक्का मारेगा, और जोर से धक्का मारेगा और उसकी एनर्जी बढ़ा देगा। तो उसकी एनर्जी बढ़ गई है, अब हायर एनर्जी वाला ये ज्यादा ट्रैवल करेगा। ये जो, क्योंकि ऑसिलेटर तो देखो मैंने वही बोला था क्या, कि जो हमारा टी का फॉर्मूला आया है वो आर और वी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला आर और वी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो अभी यहां से यहां आने में उसको t/2 का टाइम लगा, अब यहां से यहां आने के लिए भी उसको t/2 का ही टाइम लगना चाहिए, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करना है तो t/2 का टाइम लगेगा। यहां से यहां आने के लिए भी उसको t/2 का टाइम लगेगा। सो इतना करने के लिए t/2 का टाइम और इतना मोटा करने के लिए t/2 का टाइम, ऑब्वियसली ज्यादा स्पीड से जाना पड़ेगा। अभी मैंने समझाया था क्या कि t टाइम में यहां से ऐसे गोल घूम के यहां आ रहा है, ओके। लेकिन अगर उसकी रेडियस बढ़ गई, ओके, तो से रेडियस बढ़ गई, इतनी हो गई और टाइम पीरियड उतना ही है, तो उतने ही टाइम पीरियड में, क्योंकि रेडियस के ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं है, तुम बढ़ाओ कम करो कोई मतलब नहीं, पहले इतना था, ओके, उससे तुमने यहां बढ़ाया, तो इसके लिए अगर 1 सेकेंड है तो ये बढ़ाया ना, उसके लिए भी 1 सेकेंड ही होगा, तो क्या होगा, एनर्जी बढ़ गई, क्योंकि इतना ज्यादा डिस्टेंस कवर करने में ज्यादा स्पीड से जाना पड़ेगा, तो एनर्जी बढ़ गई। अब अगर उल्टा करो तो भी मैंने रेडियस छोटी कर दी, इतना कर दिया, तो यहां से यहां जाने के लिए भी उतना ही टाइम पीरियड लगेगा, तो क्या हुआ, एनर्जी कम हो गई। मतलब रेडियस और वेलोसिटी के ऊपर तो डिपेंडेंट है ही नहीं, टाइम पीरियड जितना लगना है उतना तो लगेगा ही। अंडरस्टूड, ओके। तो ये हायर एनर्जी से यहां गया, फिर वापस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहां, फिर अगेन यहाँ पे, और फिर वापस फोर्स, तो ऐसे गोल 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 घूमते घूमते फोर्स लगा, और एक टाइम आएगा जब उसकी जो एनर्जी है वो हाईएस्ट हो जाएगी एंड अब उसकी रेडियस और बढ़ जाएगी। उससे पहले यहाँ डिफ्लेक्टर होते हैं, डिफ्लेक्टर प्लेट यहाँ होती है, उससे इसको बाहर निकाल देते हैं एंड टारगेट पे इंपार्ट कर देते हैं। डन, ओके, गन के जैसे इंपार्ट कर देते हैं। समझ में आया? सो ये चार्ज हो गया हमारा, ओके, चलो हाँ बस खत्म ही है। सो ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज इज एडजस्टेड सो दैट पोलैरिटी ऑफ द डीज इज रिवर्स्ड इन द सेम टाइम, दैट मतलब दोनों टाइम टी पीरियड में रिवर्स हो जाएगा। वो जो हमने यहाँ डिस्कस किया ना कि यहाँ से यहाँ आने में t/2 टाइम पीरियड लगा, तो अब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो यहाँ से यहाँ, सर अब ये खाली जगह पे क्यों जाएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव हो जाएगा क्या? नेगेटिव टू पॉजिटिव नहीं जाएगा, ये इतना घूम रहा है ना, उतने में ये क्या हो जाएगा, ऑसिलेट करके उसकी पोलैरिटी चेंज, अब वापस यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, तो ये घूम के जब यहाँ आया ना, अगेन ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा। डन। तो मतलब इतना क्रॉस करने के लिए t/2 का टाइम पीरियड लग रहा है, इतना क्रॉस करने के लिए भी t/2 का ही टाइम पीरियड लग रहा है, लेकिन ये t/2 टाइम पीरियड में ये प्लस ये माइनस, दूसरे t/2 टाइम पीरियड में ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, फिर नेक्स्ट t/2 टाइम पीरियड में वापस ये प्लस ये माइनस, जहां प्लस है वहीं से नेगेटिव साइड हमारा इलेक्ट्रॉन, और से इलेक्ट्रॉन और कोई भी चार्ज पार्टिकल जाए, इलेक्ट्रॉन तो नहीं जाएगा, कोई भी चार्ज पार्टिकल जाएगा। डन, ओके। सो दैट इज द केस फ्रॉम द इक्वेशन। तो अभी इक्वेशन से भी हम डायरेक्टली देख सकते हैं, फ्रॉम द इक्वेशन r is equals to mv by qb, it is clear that the radius of their path goes on increasing each time their kinetic energy increase। मतलब रेडियस तो बढ़ती ही जाएगी, क्यों? क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, क्यों? उनके ऊपर फोर्स लग रहा है, इसलिए फोर्स लगेगा तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी याद करो 11th वाला, क्या कोई एक ऐसे जा रहा है, आराम से जा रहा है, उसकी पर्टिकुलर एनर्जी से उसके ऊपर जोर से फोर्स लगा दी, क्या होगा, एक्सेलरेट हो जाएगा। एक्सेलरेट हो गया मतलब क्या, उसकी एनर्जी बढ़ गई, तो एनर्जी बढ़ गई मतलब वो बढ़ी हुई एनर्जी से उतने ही टाइम पीरियड में उसको पहुंचना है, तो ऑब्वियसली ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा ना, t/2 टाइम पीरियड में ही बढ़ी हुई एनर्जी से उसको यहां से ये पूरा डी को कंप्लीट करने के लिए टाइम पीरियड उसको उतना ही लेना है, तो उसके पास तो हायर एनर्जी है, तो वो तो t/2 नहीं t/4 टाइम पीरियड में ही पूरा कंप्लीट कर देगा, लेकिन टाइम पीरियड t/2 ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी हमारी साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी से मैच कर दी है, मतलब t/2 पे ही पोलैरिटी चेंज होगी और t/2 टाइम पीरियड में ही ये पूरा हाफ डी कवर करेगा। डन। तो कम स्पीड में डी कवर करना हो, कम स्पीड में, कम टाइम में डी, मतलब टाइम पीरियड अगर सेम रखे, हमारा टाइम पीरियड है सपोज 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड से यहां आ गया,
ओके अभी हायर एनर्जी वाला है, हमारा फोर्स लगा मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स, चार्ज पार्टिकल अब हायर एनर्जी वाला है, अभी एनर्जी हायर है तो वो तो 1 सेकंड से पहले 0.5 सेकंड में ही ये कवर कर सकता है, लेकिन करेगा नहीं। अगर उतना ही डिस्टेंस कवर किया तो 0.5 सेकंड में कवर कर देगा, तो उसको अभी ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, तो ऐसे ज्यादा डिस्टेंस कवर किया तो अब 0.5 मतलब अब 1 सेकंड में यहाँ पर वो पहुंच गया। अब अंदर जाएगा तो ये रेडियस क्या हो गई, बढ़ गई। आया समझ? पक्का? कोई डाउट तो नहीं है ना? ओके चलो। सो radius of their path goes on increasing each time due to kinetic energy increase. The ions are repeatedly accelerated across the Ds until they have the required energy to have a radius approximately that of Ds. D की जो रेडियस है उतनी रेडियस हो जाए तब तक वो एक्सेलरेट ही होते रहेंगे। डन? ओके। नाउ they are then deflected by a magnetic field and leave the system via an exit slit. मतलब यहाँ पर दो स्लिट होती है, स्लिट मतलब जगह होती है, डिफ्लेक्शन प्लेट होते हैं, उससे वो क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे और जहाँ पे टारगेट है वहां पर डाल देना है हमें। सो दैट v इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या है हमारा, देखो q इसको कुछ नहीं किया है, r इज इक्वल्स टू mv अपॉन qb था ना, तो वो v को एक साइड रखा और बाकी सब दूसरी साइड, तो वो हो गया QBR अपॉन M, R इज इक्वल्स टू MV अपॉन QB था। डन? तो V आ गया, M नीचे चला गया। ओके, सो QBR अपॉन M, हेंस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द आयंस इज, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ mv स्क्वायर, यहाँ पर V की वैल्यू पुट करेंगे तो वो आ गया Q स्क्वायर B स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन 2M। डन? सिंपल है। न्यूमेरिकल पूछे तो ज्यादा से ज्यादा क्या पूछेंगे, हमारे पास वेलोसिटी, रेडियस का फॉर्मूला है, रेडियस का फॉर्मूला वही है क्या, mv अपॉन क्यूबी, रेडियस का फॉर्मूला mv अपॉन क्यूबी है, उसमें से v निकाल दो, तो v निकालोगे तो v का फॉर्मूला हमें मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ r, ओके, QBR अपॉन m। अब हाफ mv स्क्वायर में वो v की वैल्यू पुट कर दो तो हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा। सिंपल है। अब उसके हमें यूजेस एंड लिमिटेशंस देखने हैं। वेरी सिंपल, देखो साइक्लोट्रॉन कैन नॉट एक्सेलरेट अनचार्ज पार्टिकल्स लाइक न्यूट्रॉन, अनचार्ज पार्टिकल को वो एनर्जाइज कर सकते नहीं है। ओके, क्यों एनर्जाइज नहीं कर सकते, क्योंकि हमने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी पढ़ा और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में तो पढ़ा ही है, उसमें अनचार्ज पार्टिकल की तो कोई बात है ही नहीं, अनचार्ज हो गए तो वो मूवमेंट कर सकते नहीं है। ओके, देन सेकंड, साइक्लोट्रॉन कैन नॉट एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल मास, इलेक्ट्रॉन 10⁻31 kg वाला, इतने स्मॉल अगर मास वाला हमारा कोई चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज पार्टिकल लेकिन उसको मास बहुत कम है, इसलिए मैंने पहले ही बताया ना कि उसको हम ऐसे एक्सेलरेट और से हायर एनर्जी पे नहीं ला सकते, क्योंकि वो कोलाइड हो जाएगा और उसके अंदर डीज के अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाएगा। ओके, उतना फास्ट चला जाएगा, मास ही कम है तो कम मास वाले को ऐसे, तुम कोई बड़े मास वाले को ऐसे समझो कि फुटबॉल है और फुटबॉल को तुम ऐसे मार रहे हो वॉलीबॉल जैसे, तो कहीं दूर तक जाएगा, और फुटबॉल नहीं है वो मार्बल है, उसको तुम यहाँ से ऐसे मार रहे हो वो तो कितना दूर जाएगा भाई। डन, मास ही इतना कम है तो कम मास वाले पे सेम फोर्स भी अप्लाई करेंगे तो वो तो बहुत ज्यादा उसके ऊपर इफेक्ट हो जाएगी। सो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, इसलिए हमने एग्जांपल किसका लिया, प्रोटॉन का। प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से तो कम है ना, 10⁻27 kg है, ये 10⁻31 मतलब 4 मतलब 10,000 kg जितना कम है। कितना, 10⁻27 10⁻31 मतलब 10⁻4 जितना डिफरेंस, 10⁻4 मतलब कितना हुआ, 10,000 टाइम्स। तो प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से 10,000 टाइम्स ज्यादा है, तो वो कंसीडर कर सकते हैं। न्यूट्रॉन को क्यों नहीं लिया, क्योंकि उसके पास चार्ज नहीं है। इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उसके पास बहुत कम मास है। डन, यही लिमिटेशंस है। एंड यूज तो हमने पहले ही डिस्कस किया, साइक्लोट्रॉन इज यूज्ड इन द स्टडी ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन में जो पर्पस के लिए इन्वेंट किया था वही उसका यूज है। साइक्लोट्रॉन इज यूज्ड टू इम्प्लांट आयंस इनटू द सॉलिड एंड मॉडिफाई देयर प्रॉपर्टीज। सॉलिड के अंदर आयन, जैसे अभी बोला ना कि अगर इलेक्ट्रॉन ले लिए तो वो डीज के अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाएंगे, उतने फास्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी एनर्जी फास्ट करके आयंस को सॉलिड के अंदर डाल देते हैं। तो आयंस घुस गया सॉलिड के अंदर, ओके, तो मतलब सॉलिड के अंदर हो गया मतलब अंदर घुस गया, तो सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो चेंज वाले मतलब किसी सॉलिड की और कोई मेटल की हमें प्रॉपर्टीज चेंज करनी हो तब भी हम ये यूज कर सकते हैं, मतलब आयंस अंदर इम्प्लांट करवाने हो तो।
ओके एंड थर्ड इट इज यूज टू प्रोड्यूस द रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस. रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस है उसको प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस द रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस विच कैन बी यूज्ड इन द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट डिजीज. तो बहुत सारे डिजीज होते हैं, उनकी डायग्नोसिस मतलब पता करने के लिए, और पता चल जाए उसके बाद ट्रीटमेंट के लिए भी ये यूजफुल है टू प्रोड्यूस द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस. रेडियोएक्टिव सब्सटेंस को प्रोड्यूस करने के लिए न्यूक्लियर रिएक्शंस बोला ना, वहीं से रेडियोएक्टिव सब्सटेंस बाहर निकलेंगे. तो वो दोनों रिलेटेड ही है, फर्स्ट एंड लास्ट यूज रिलेटेड. सिंपल है. Yes. लिमिटेशंस में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का लिख देना है, और यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शंस का एक पॉइंट लास्ट में जो डिजीज को पता करने के लिए और बाद में उसका ट्रीटमेंट के लिए. ओके, डायग्नोसिस के लिए और ट्रीटमेंट के लिए. तो वो दो तो वही हो गए. और तीसरा, हमने सॉलिड के अंदर आयंस को इम्प्लांट करवाना हो, मतलब जैसे कि हम एलॉयज कैसे बनाते हैं, ये मेटल को मेल्ट कर दिया, ये सॉलिड को, ये मेटल को मेल्ट कर दिया, दूसरे कोई मेटल को मेल्ट कर दिया, दोनों की मेल्टिंग स्टेज को मिक्स कर दिया और फिर वो सॉलिडिफाई हो गया, तो कोई नया ही सॉलिड बन गया. एलॉय बनाते हैं. तो वैसे ही यहाँ पर क्या है, ऐसे कोई भी एक मेटल है सॉलिड, उसके अंदर इतनी हाई स्पीड वाला आयन डाल दिया कि वो अंदर इम्प्लांट ही हो गया, अंदर ही चिपक गया एकदम अंदर. जैसे फ्रूट्स के अंदर सीड कैसे होते हैं, वैसे अंदर चला गया. अंडरस्टूड. तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई. इससे फायदा क्या हुआ, अरे चेंज प्रॉपर्टी वाला अगर तुम्हें वो सॉलिड चाहिए तो उसका यूज कर सकते हैं. अगर डायरेक्ट चाहिए विदाउट चेंजिंग तो डायरेक्ट यूज कर ही सकते हैं, लेकिन अगर सॉलिड की प्रॉपर्टी चेंज करनी हो तो हम साइक्लोट्रॉन का यूज कर सकते हैं. साइकिल में रिपीट हो रहा है और फिर उसकी एनर्जी बढ़ रही है, दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड लाइक साइक्लोट्रॉन एज इट इज. डन. पक्का समझ में आ गया थियरी? श्योर. इसके बेस पे भी न्यूमेरिकल हो तो डायरेक्टली आर की वैल्यू है हमारे पास mv/qb. ओके, उसमें से v की वैल्यू निकालो और फिर काइनेटिक एनर्जी पता करने को बोले तो हाफ mv², तो हाफ m और v की वैल्यू जो अभी हमने निकाली वो लिख दो. डन. सिंपल है. ओके, कोई डाउट है? पक्का ना? ओके.